हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज हम करेंगे पार्लियामेंट का पार्ट थर्ड। जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी देयर इज़ नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा। तो आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी कमेटी है जिसमें से राज्यसभा का कोई भी आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं देखने को मिलेगा। तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। जैसे कि ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारी कौन सी कमेटीज़ हैं, फाइनेंशियल कमेटीज़ हैं। तो इसमें अगर हम बात करें एस्टीमेट कमेटी की, तो इसके अंदर आपको 30 मेंबर्स देखने को मिलेंगे, जो कि सारे के सारे कहाँ से हैं, आपके लोकसभा से। बात करें अगर हम पब्लिक अकाउंट कमेटी की, तो इसमें आपको 22 मेंबर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें कि 15 आपके हैं लोकसभा से और 7 हैं आपके राज्यसभा से। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग की बात करें तो इसमें भी आपके 22 मेंबर्स हैं एंड इसमें भी 15 लोकसभा एंड 7 राज्यसभा से हैं। कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस की बात करें तो इसमें आपके कितने मेंबर्स हैं, 25 मेंबर्स हैं, जिसमें कि आपके 15 देखने को मिलेंगे लोकसभा से और 10 देखने को मिलेंगे राज्यसभा से। सो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एस्टीमेट कमेटी में सबके सब मेंबर्स जो होते हैं वह लोकसभा से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ एज वी ऑल नो द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एवरी ईयर प्रिपेयर्स द यूनियन बजट एंड प्रेजेंट इट टू द पार्लियामेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ यूनियन बजट। तो सर हम सभी को पता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ये हर साल आपका यूनियन बजट क्या करती है, प्रिपेयर करती है और इसे प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में। तो हमने ये बताना है कि इसमें से आपके पास ये 3 पॉइंट्स हैं, आपने बताना है कि कौन से पॉइंट्स हैं आपके जो कि आपके यूनियन बजट में आते हैं। वेल, सबसे पहले अगर हम बात करें बजट की, तो बजट नाम का कोई भी वर्ड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया। तो क्या लिखा गया है, वे लिखा गया है आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये कौन से आर्टिकल में है, ये है आपका आर्टिकल 112 में। और जो मनी बिल है वह कौन से आर्टिकल में है, वे है 110 में। सो अगर हम यूनियन बजट की बात करें तो इसके अंदर आपका क्या लिखा गया है, ये एस्टिमेट्स और रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स के बारे में बताया गया है। सेकंड, वेज एंड मीन्स टू रेज द रेवेन्यू, तो ये भी आपका ठीक है। और थर्ड बताया गया है एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, ये भी आपका ठीक है। तो जो आपका यूनियन बजट है इसके अंदर आपके फिस्कल पॉलिसीज़ के बारे में भी लिखा जाता है, जैसे कि पूरे साल में क्या खर्चा होगा, कहाँ पे कितने पैसा लगाया जाएगा, ये सब आपका किस में लिखा गया होता है, बजट के अंदर। कहाँ से पैसा आएगा ये भी उसके अंदर लिखा गया है, और कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर में लगाना है ये सब उसके अंदर लिखा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वोट्स ऑन अकाउंट परमिट्स यूनियन गवर्नमेंट टू। जो वोट ऑन अकाउंट है ये केंद्र सरकार को किस चीज़ की अनुमति देता है। तो ये देता है कि जो आपकी केंद्र सरकार है वह पैसे निकाल सकती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ टाइम के लिए पैसे निकाले जा सकते हैं केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर रहेगा। वेल, वोट ऑन अकाउंट है इसे अब यूज़ नहीं किया जाता, इसे पहले यूज़ किया जाता था। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो हमारा बजट आता है वह कौन सी डेट को आता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ मनी बिल इज़ नॉट करेक्ट। तो आपने ये 4 स्टेटमेंट्स में से यह बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है वह आपकी ठीक नहीं है। वेल, अगर हम मनी बिल की बात करें तो ये कौन बताता है कि यह मनी बिल है कि नहीं है, तो वह बताते हैं आपके स्पीकर। एंड सेकंड थिंग इज़ ये कौन से आर्टिकल में आता है, ये आता है आपका आर्टिकल 110 में। तीसरी बात अगर हम करें तो जो मनी बिल है इसे पेश किया जाता है आपके लोकसभा में। राज्यसभा को, मतलब राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती मनी बिल के रिगार्डिंग। तो इसमें कौन सा आंसर रहेगा आपका, अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो इसमें लिखा है अ मनी बिल कैन बी टेबल्ड इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मैंने बताया है कि जो मनी बिल है वह कहाँ पेश किया जाता है, वह किया जाता है आपका लोकसभा में। तो नोट करेक्ट पूछा था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 5 इज हु इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। क्वेश्चन नंबर 6 इज लोकसभा सेक्रेटेरिएट कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ। जो आपका लोकसभा सेक्रेटेरिएट है ये आपके मतलब किसके डायरेक्ट कंट्रोल में आता है? तो ये आता है स्पीकर ऑफ लोकसभा के अंडर। तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 इज बाय विच बिल गवर्नमेंट प्रेजेंट्स अ प्रपोजल फॉर अ एनुअल रेवेन्यू कलेक्शन। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसमें आपका आंसर रहेगा, तो आपका क्वेश्चन है कि जो सरकार में जो वार्षिक राजस्व संग्रहण का प्रस्ताव किस विधेयक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो वह है आपका करती है वह है आपकी फाइनेंस बिल। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। और जो आपका फाइनेंस बिल आता है ये आता है आर्टिकल 117 में, मनी बिल आता है 110 में, ऑर्डिनेंस देखने को मिलता है 123 में। और अगर स्टेट की बात करें तो ऑर्डिनेंस किस में आएगा? आर्टिकल 213 में। तो ये सारे के सारे आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच आर्टिकल गिव्स अ पावर टू पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। तो आपने ये बताना है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि राज्यों की सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति देता है। आपके पास 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आर्टिकल नंबर 249। क्वेश्चन नंबर 9 इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज। तो आपने ये 4 ऑप्शंस में से यह बताना है कि लार्जेस्ट कमेटी कौन सी है। तो वह आपकी कौन सी है? वह है आपकी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ एस्टीमेट कमेटी, जिसमें कि आपको 30 मेंबर देखने को मिलते हैं। और वह सारे के सारे कहाँ से होते हैं? आपकी लोकसभा से। बात करें पब्लिक अकाउंट कमेटी की तो इसमें 22 मेंबर्स हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इसमें भी आपके 22 मेंबर्स हैं कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। जो आपकी ये एस्टीमेट कमेटी है इसका काम क्या होता है? ये एस्टीमेट लगाती है किसके रिगार्डिंग? बजट के रिगार्डिंग, कि कहाँ से आपका पैसा आएगा, कहाँ से जाएगा, ये सब आपका एस्टीमेट कमेटी में है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी और जो आपकी एस्टीमेट कमेटी है इन्हें हम क्या कहते हैं? ये सिस्टर कमेटीज़ भी कहा जाता है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स लोकसभा ऑफ केरला इज। तो आपने ये बताना है कि जो केरल है उसके लोकसभा में कितनी संसदीय सीटें हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका लोकसभा में कितनी है? 20, एंड राज्यसभा की बात करें तो इनकी है 9। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 इज हु अमंग द फॉलोइंग इशूज अ नोटिफिकेशन फॉर प्रोरोगेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आपने ये 4 ऑप्शंस में से यह बताना है कि जो प्रोरोगेशन है ये कौन देता है। तो हम कुछ टर्म्स देखेंगे। पहला आप बात करें अगर हम प्रोरोगेशन की, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा सेशन है इसे एंड करना। तो एक होता है आपका सम्मन, उसमें यह होता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है वह बुलाते हैं जो, या फिर कह लो जो सेशन है उसको स्टार्ट करना। तो ये प्रोरोगेशन और जो सम्मन है ये कौन करेगा? ये आपके प्रेसिडेंट करते हैं। बात करें अगर हम टर्मिनेशन ऑफ हाउस की, वह भी आपके प्रेसिडेंट ही करते हैं। लेकिन अगर बात करें एडजॉर्नमेंट की, जो कि एडजॉर्नमेंट क्या होता है? जो कि एक तरह की रिसेस होती है थोड़े टाइम के लिए, तो ये कौन करता है? ये करता है आपका स्पीकर। तो स्पीकर ऑफ द रिस्पेक्टिव हाउस, अगर लोकसभा है तो वहाँ का होगा, और अगर वहाँ पे अगर राज्यसभा की मीटिंग है तो वहाँ पे राज्यसभा के चेयरमैन आपके डिप्टी चेयरमैन करेंगे। और लोकसभा में अगर चल रही है तो आपका कौन करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है? जो यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया है इसमें आपके कौन कौन आता है? तो इसमें आपका आता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड कौन करते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर। और एक आते हैं आपके अटॉर्नी जनरल। तो ये सब आपके देखने को मिलेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव में। और ये कौन से पार्ट में आता है? तो ये आता है आपका पार्ट 5 में। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? 52 से लेके 151 तक। तो ये आप याद रखें, और ये इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 13 इज हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स हेल्ड ऑफिस फॉर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो आपने ये बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे इंसान हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला है दो लगातार मतलब जिनके 2 कार्यकाल लगातार रहे हैं। तो वे हैं आपके कौन है, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सो इनका कार्यकाल रहा है आपका 1952 से 62 तक। बात करें अगर हम डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी की, तो इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी आती है वे आती है 5 सितंबर को, और उस दिन किस डे के रूप में मनाया जाता है, हमारा नेशनल टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताएंगे कि जो इंटरनेशनल टीचर्स डे है ये कब आता है। बात करें अगर हम जाकिर हुसैन जी की, तो ये हमारे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। Question number 14th is he represents the nation but does not lead the nation. The dictum applies on which of the following? तो इसमें ये पूछा गया है कि इसमें से चारों में से कौन है जो हमारे नेशन को तो रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन उसे लीड नहीं करते। तो वह कौन है, वे हैं आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ प्रेसिडेंट। क्योंकि ये क्या है, ये एक इनसे मतलब साइन इनके ही सिग्नेचर होते हैं। आर्टिकल 53 में क्या लिखा गया है, जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाते हैं वह सब प्रेसिडेंट के नाम पे ही लिए जाते हैं। हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात करें तो वे हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, एंड हेड ऑफ द स्टेट हैं आपके प्रेसिडेंट। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है और हेड ऑफ द स्टेट कौन है। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। Question number 15th is the winning candidate in the election of President of India should secure। तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें देख लीजिए। तो इसका आंसर क्या रहेगा, अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन चल रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, उनके पास होने चाहिए मोर देन 50% एंड मेजॉरिटी ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड। तो इसका मतलब यह है कि इन केस अगर 100 सीट्स हैं तो उनके पास प्रेसिडेंट के पास आपकी होनी चाहिए 51 सीट्स, और अगर हैं 500 सीट्स तो आपके प्रेसिडेंट के पास कितनी होनी चाहिए, 251 सीट्स। तभी वह क्या होगा, आपका विनिंग कैंडिडेट नियुक्त किया जाएगा। Question number 16th is which one of the following statements regarding the Vice President of India officiating as President is correct? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। आपको ये बताना है कि भारत के उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये आपके 4 ऑप्शंस है, तो इसमें से पहला देखते हैं। फर्स्ट में बोला गया है ही शैल कॉन्टिन्यू टू बी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो यह नहीं है। सेकंड ऑप्शन की देखें तो इसमें कहा गया है ही शैल सीज टू बी द चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि जब हमारे ये आपके वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट, तो उस टाइम पे उन्हें क्या करना पड़ता है, जो उनकी काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं वहाँ के, क्योंकि वह चेयरमैन होते हैं तो उन्हें वह चीज़ छोड़कर प्रेसिडेंट के ही सारे कार्य करने पड़ते हैं। और जो वाइस प्रेसिडेंट के कार्य कौन करता है उस टाइम पे, जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं आपके राज्यसभा के, वह वाइस प्रेसिडेंट के काम करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 इज हु हैज़ सर्व्ड मैक्सिमम टाइम एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू जी। और इसमें अगर हम बात करें आपके इंदिरा गांधी जी की, तो ये फर्स्ट वीमेन हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर बनी थी इंडिया की। लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें तो इन्होंने कौन सा स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान का स्लोगन इनके द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 इज हु अमंग द फॉलोइंग इंडिया प्राइम मिनिस्टर्स रिजाइन बिफोर फेसिंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन लोकसभा। तो आपने इन 4 ऑप्शन में से यह बताना है कि कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, किससे पहले ही, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले ही उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, मतलब उन्होंने नो कॉन्फिडेंस वोट को फेस भी नहीं किया था। तो वे थे आपके ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ चौधरी चरण सिंह जी। अगर हम बात करें चौधरी चरण सिंह जी की,
जो 23 दिसंबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है और इसी दिन को हम किस रूप के मतलब किस डे के रूप में मनाया जाता है ये दिन, तो ये दिन मनाया जाता है आपका किसान दिवस के रूप में, दैट इज़ फार्मर्स डे के रूप में मनाया जाता है जिस दिन इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। क्वेश्चन नंबर 19 इज हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म के जो फादर हैं वे हैं आपके प्राइम मिनिस्टर रहे थे आपके कौन से ईयर में, जब 1991 में एलपीजी लाया गया था तो उस टाइम पे थे आपके कौन थे आपके प्राइम मिनिस्टर, नरसिम्हा राव जी। तो उनके टाइम पे ये जो इनको कहा गया है फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म, तो इसमें आंसर क्या रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और उस टाइम पे जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे वे थे आपके मनमोहन सिंह जी और इन्हें कहा गया था फादर ऑफ इंडियन रिफॉर्म। Question number 20th is which one of the following provision of Indian Constitution deals with appointment and dismissal of Council of Ministers। तो आपने ये बताना है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो डील करता है किसके बारे में, अपॉइंटमेंट करना और उनको क्या करना, हटाना, किनको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। तो ये कौन सा आर्टिकल है, तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 75। तो इसमें रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 इज हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। तो फ्री इंडिया के पहले फॉरेन मिनिस्टर कौन थे, तो वे थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। ये आपके प्राइम मिनिस्टर भी थे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी थे। बात करें अगर हम गुलजारी लाल नंदा जी की, तो जो हमारा पहला प्लानिंग कमीशन बना था उसके ये डिप्टी चेयरमैन थे। लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के और इन्होंने स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान। जॉन मैथाई की बात करें तो ये पहले रेलवे मिनिस्टर रहे हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के। क्वेश्चन नंबर 22 इज़ आपके पास ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन। तो इसमें अटॉर्नी जनरल के बारे में बात की गई है। जो आपके अटॉर्नी जनरल आते हैं ये आते हैं आर्टिकल नंबर 76 में। ये हमारे लीगल ऑफिसर हैं, फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी कहा जाता है इन्हें, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग जो भी इनके केसेस होते हैं वह ये देखते हैं। और जो ये फुल टाइम मेंबर नहीं होते, ये प्राइवेट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कोई केस नहीं लड़ सकते, मतलब उनके खिलाफ नहीं जा सकते, उनके फेवर में ही ये केस लड़ सकते हैं। सो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, पहला देखें तो इसमें कहा गया है टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा, ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड कहा गया है बी अ मेंबर ऑफ कमेटी टू द पार्लियामेंट, ये नहीं है। थर्ड कहा गया है स्पीक इन लोकसभा, हाँ ये बोल सकते हैं लोकसभा में, अपनी एडवाइस दे सकते हैं। फोर्थ है वोट इन दी लोकसभा, तो ये लोकसभा में वोट नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके मेंबर नहीं होते पार्लियामेंट के। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ फर्स्ट एंड थर्ड। Now moving to question number 23rd, who organized the election process for the post of President of India। तो कौन करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो इलेक्शंस होते हैं उन्हें ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो वे करते हैं आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वे आते हैं आपके आर्टिकल नंबर 324 में। अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में कोई डिस्प्यूट आता है तो उन्हें कौन हैंडल करता है, तो वे हैंडल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और ये लिखा गया है आर्टिकल नंबर 71 में। और मैंने आपको बताया था कि जो प्रेसिडेंट है उनकी ओथ और उनकी इम्पीचमेंट कौन से आर्टिकल में है, 60 और 61 में। 0 से हम याद रखेंगे ओथ और ये 1 से याद रखेंगे हम इम्पीचमेंट। बात करें अगर हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, तो ये कौन से आर्टिकल में है, ये है आपका आर्टिकल नंबर 76 में। क्वेश्चन नंबर 24 इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड बाय। तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्हें कौन इलेक्ट करता है, तो उनको इलेक्ट किया जाता है किसके द्वारा, द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर ए। सो जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है इसमें आपके इलेक्टेड भी आएंगे और साथ ही साथ आपके कौन से आएंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 इज द कोरम ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा इज।
तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कितने लोग चाहिए होते हैं अगर हमें कोई भी आपका बिजनेस स्टार्ट करना हो लोकसभा या राज्यसभा का, तो वह चाहिए होते हैं आपके 1/10 मेंबर्स। दैट इज़ अगर इन केस लोकसभा में 500 मेंबर्स हैं तो इसमें आपको इसके 110 प्रेजेंट होने चाहिए, दैट इज़ 50। और इन केस ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं राज्यसभा के 250 हैं, तो इसका क्या रहेगा 110 25 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए किसी भी मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए। Question number 26 is the parliament can make any law for the whole or any part of India for implementing international treaties। तो इसमें क्या पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संसद पूरे भारत या किसी भी हिस्से के लिए कोई कानून बना सकती है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, तो इसे हम देखते हैं एक बार। आपको 2 आर्टिकल्स याद रखने हैं, एक है आपका आर्टिकल नंबर 253 एंड एक है आर्टिकल नंबर 249। अगर हम बात करें आर्टिकल 253 में, इसमें क्या है कि जो पार्लियामेंट है वह स्टेट के अंदर कोई भी कानून बना सकती है, किसके रिगार्डिंग, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के रिगार्डिंग। तो उसमें क्या होगा, वह उसमें उनको जो स्टेट्स की कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट जो आपका पार्लियामेंट है वह कानून बना सकती है। अगर 249 आर्टिकल की बात करें तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में कानून बना सकती है अगर वह नेशनल इंटरेस्ट की बात करे तो, ठीक है। तो इसमें भी आपका विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट आपका जो पार्लियामेंट है वह लॉ बना सकती है। तो इसमें आपको जो राज्य हैं उनकी आपको मंजूरी की उनका आपको कंसेंट नहीं लेना पड़ता, उनकी सहमति नहीं लेनी पड़ती। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। Question number 27 is the Council of Ministers of Indian Union is collectively responsible to। तो जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसे होते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ लोकसभा। और इंडिविजुअली अगर पूछा जाए तो ये किसको रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वे हैं आपके प्रेसिडेंट को। Now moving to question number 28, the Speaker of Lok Sabha addresses his letter of resignation to the। अगर लोकसभा के स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देना है तो वह लेटर किसको देगा, तो वह देगा किसको, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को। और अगर डिप्टी स्पीकर को रेजिग्नेशन देना है तो वह देगा स्पीकर ऑफ लोकसभा को। Question number 29 is who of the following presides over the joint session of Lok Sabha of Rajya Sabha in the India। अगर जब भी ज्वाइंट सेशन होता है लोकसभा और राज्यसभा का तो उन्हें प्रिसाइड कौन करता है, उन्हें जो बुलाते हैं वे बुलाते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन उस सेशन को प्रिसाइड कौन करता है, वे करते हैं हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा। और जो ये आपका ज्वाइंट सेशन दिया गया है ये आता है आपका आर्टिकल 108 में। क्वेश्चन नंबर 30 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टूल ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, इसमें क्या कहा गया है कि इनमें से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का उपकरण नहीं है। तो वह कौन नहीं है, तो वे है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो आपका पब्लिक अकाउंट एक्सपेंडिचर एस्टिमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग ये सब की सब आपकी कौन सी कमेटीज़ हैं, फाइनेंशियल कमेटीज़ हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर्स हैं, एस्टीमेट कमेटी में 30 मेंबर्स हैं और 30 के 30 लोकसभा से हैं। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग 22 मेंबर्स हैं। और जो आपका कैग है ये कौन से आर्टिकल में आता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो आपका फाइनेंस बिल है ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, तो ये आपका इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो अटॉर्नी जनरल है ये किसके बिहाफ पे, बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये सारे केसेस को देखता है। और जो आपके अटॉर्नी जनरल है ये मेंबर नहीं होते पार्लियामेंट के। थर्ड क्वेश्चन ये था कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है ये किसके अंडर आता है, तो ये आता है आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर। अब है आज वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द अपोजिशन पार्टी स्टेटस इज अकॉर्डेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी इन द लोकसभा ओनली इफ इट कैप्चर्स एट लीस्ट। Question number 2 is what is the maximum age limit for the president post of India?
क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विच पार्लियामेंट्री कमेटी इन इंडिया इज़ नॉर्मली चेयर्ड बाय द प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन। तो इनका आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।